हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या बुलडोजर से ही मिलेगा न्याय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल शुक्ला वारसी साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, सब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर आदिश अग्रवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ नदीम खान साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं एपीसीआर, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के ये मेंबर हैं, सचिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आईपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप सुब्रत पाठक साहब को सुन रहे थे। वो कह रहे थे, देखिए आपके यानी कि समाजवादी पार्टी के शासन में जिन लोगों को बैठा बैठाकर बड़ा माफिया बनाया गया, उनमें भय बैठाने का यही तरीका है। इनसे कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर भी चलेगा और गोली भी चलेगी। देखिए अंकित जी, एक गुंडा और माफिया की भाषा सुब्रत पाठक बोल रहे थे और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के बारे में कहा है। क्योंकि वो कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बिल्कुल डेस्परेट वाली भाषा। खैर, उनके बारे में हम ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा आदित्यनाथ जी प्रयोग करते हैं, वही भाषा सुब्रत पाठक और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और एक कहावत कही जाती है वो उत्तर प्रदेश में कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो देश संविधान से चलता है, देश आईपीसी सीआरपीसी से चलता है, लेकिन इनको आईपीसी सीआरपीसी से मतलब नहीं रहा। अब मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के विचारों से वो सहमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। अभी आपने भी ये पूछा कि भाई कानपुर में मां बेटी के ऊपर बुलडोजर चला और अंत में वो जलकर मारे गए। तमाम इनकाउंटर्स हुए, वो फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। तमाम पुलिस के लोग सलाखों के पीछे हैं। उसके बावजूद एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी जो आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने हत्याओं के मामले में टॉप किया है, यूपी नंबर 1 हो गया। मुख्यमंत्री जी की बड़ी उपलब्धि है। 2021 में 3721 हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। आईपी सिंह साहब, जो आप आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े तो सर बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या ये बात कहीं सच नहीं है कि अतीक अहमद जैसे जो माफिया हैं या जो डॉन हैं, जो बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, और ऐसे कई सारे लोग होंगे, समाजवादी पार्टी का कभी ना कभी इन्हें समर्थन जरूर रहा है। तो तब सीआरपीसी और आईपीसी की याद समाजवादी पार्टी को नहीं आई थी जब इन नेताओं के खिलाफ जेल से चुनाव लड़ के ये विधायक और सांसद बन रहे थे? अंकित जी, आपको याद होगा कि 2018 में अतीक अहमद को जेल से मतलब पेरोल देकर, यही जब उपचुनाव हो रहा था फूलपुर में, तो योगी आदित्यनाथ ने पेरोल देकर इंडिपेंडेंट लड़वाया, जिससे कि अतीक अहमद वोट काट सके। और बीजेपी ये बार बार आदित्यनाथ सरकार और मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि बीजेपी में 4 मुख्यमंत्री हुए हैं। इससे पहले स्वर्गीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्त रहे, श्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी मुख्यमंत्री रही। तो ये माफिया और गुंडे जिनकी बात कहती, वो बसपा से 2 बार सांसद रहे। हाँ, हमारे दल से भी वो सांसद रहे। शुक्ला साहब, आपको याद दिलाता हूं कि 1 मिनट और, माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे बनारस से, तो मुख्तार अंसारी को विशेष तौर से बुलाकर बनारस से चुनाव लड़ा गया, जिससे कि वोट का डिवीजन हो। सर वो तो कब अपराधियों से दूर रही। एक बात और, ऐसी इसका कोई तथ्य तो है नहीं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कोई भी बना सकता है, इसका कोई तथ्य तो नहीं है। लेकिन अनिल शुक्ला वारसी साहब, बुलडोजर से ही न्याय लोगों को अब दे देंगे क्या आप? मतलब कोई इंतजार नहीं, कानूनी प्रक्रिया का कोई इंतजार नहीं। कोर्ट बार बार कह चुके हैं कि बेजा तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के घर पे आज बुलडोजर चल रहा है, उसका नाम अपने एफआईआर में भी नहीं डाला, लेकिन उसका घर तोड़ दिया। तो कानून का कोई इंतजार नहीं, अदालत का कोई इंतजार नहीं, सब कुछ पुलिस ही कर लेगी, सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी ही कर लेंगे। देखिए, बुलडोजर तो सही बात है कि वो मिट्टी खोदने का यंत्र है, लेकिन कुछ कोर्ट के आदेशों पे उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारों का दौर रहा, हमारे समाजवादी पार्टी की साथी बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2007 में सरकार क्यों गई थी माननीय मुलायम सिंह जी की? तब एक ही नारा दिया गया था, चढ़ गुंडों के छाती पे और बटन दबाओ हाथी पे। इसके बाद इनकी सरकार गई। मायावती जी से काफी लोगों को उम्मीद थी। उन्होंने कहा था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी,
मैं माननीय मुलायम सिंह जी को जेल भेजूंगी, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाई। बाद में उनके खिलाफ भी नारा लगा कि गुंडे चढ़ गए हाथी पे और गोली मारे छाती पे, वो भी फेल हुई। इसके बाद फिर लोगों ने अखिलेश के ऊपर विश्वास किया कि नौजवान लड़का है, विदेश से पढ़ के आया है, जो वर्तमान हालात उनको समझता है, तो ये कुछ न कुछ अच्छा करेगा। सब लोगों ने उनको समर्थन दिया। 2012 में उनकी सरकार बना दी, लेकिन 2012 में सरकार बनने के बाद फिर सारी चीजें उसी तरह चलती रही। उसका नतीजा क्या हुआ? 212 से केवल 45 सीट पे आ गए। सर, इस इतिहास में यह समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुन लिया, पर क्या भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए चुना गया था कि कानून क्या कोई भी अदालत का इंतजार न करें और जिस पे चाहे जब चाहे बुलडोजर चला दें? उसी पे मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। बस एक आधा मिनट टाइम और दे दीजिए। तो मैं ये बता रहा हूं, फिर 17 में सरकार कानून व्यवस्था के नाम पे गई और लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी सत्ता में आई। हमने एक बड़े मात्रा पे जो ये आताताई थे, जो समाज में डर और भय का वातावरण पैदा करना चाहते थे, हमने इन लोगों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त करने का काम किया और उसका नतीजा हुआ कि हम दोबारा फिर से सरकार में आए। सर, पूछना चाहता आपने बहुत बढ़िया काम किया होगा। आपको ऐसा लगता है कानून व्यवस्था पे एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो कुछ और कहानी भी बताता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों में कानून का राज, सरकार का राज तय करने के लिए, बैठाने के लिए, क्या कानून की धज्जियां उड़ाकर ही वो करा जा सकता है? मैं जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है मैं आपको बताता हूं। आज के डेट पे अपराध में उत्तर प्रदेश 23वें नंबर पे है, ऊपर से, मतलब हमसे ज्यादा 22 लोग ऊपर हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में हम क्या नाम 28वां स्थान है। ठीक है। और सांप्रदायिक हिंसा में केवल एक मामला दर्ज किया गया है। ठीक है। और यूपी में हत्या में, क्राइम में 1.6% है। ठीक मैं है। आप ये कहना तो, चाहता हूँ, नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किया जा रहा है भय बैठाने के लिए बिल्कुल ठीक है, इन्हीं तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो है स्थापित किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर आदिश अगरवाला, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं, क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे, इससे पहले एक्टिविस्ट हैं जिन लोगों ने, चाहे एनआरसी हो, सीए हो, जब उससे प्रोटेस्ट चल रहे थे उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए गए। तो क्या ये सरकार जो किसी भी तरीके का एक कानून व्यवस्था, एक जो तरीका होता है उसके न्याय संगत, तर्क संगत कार्रवाई कर रही है, या फिर कोर्ट के अंदर कम से कम, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया जा सकता है कि बिल्कुल शक की बिना पर ही आप किसी का घर तोड़े जा रहे हैं? देखिए, जो आम आज आप टेलीविजन पे भी और आम पब्लिक में जो ये बात फैलाई जा रही है कि ये बुलडोजर किसी ने क्राइम किया है इसलिए उसका घर, दुकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, ये बात असलियत में नहीं है। रिकॉर्ड पर जो बात होती है कि जो मकान अनऑथराइज्ड बना हुआ है, जो कोई जमीन, मकान या दुकान या फैक्ट्री सरकारी जमीन पर या और किसी की जमीन पर बनी हुई है, उसको तोड़ा जाता है। और उसके लिए जो लोकल अथॉरिटीज होती है, जो म्यूनिसिपल, जहां कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है या डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो ज्यादातर हिंदुस्तान में घर, मकान अनऑथराइज्ड कुछ ना कुछ बने होते हैं। सरकार जो आज जो ये बुलडोजर चला रही है, वो जो मकान, दुकान अनऑथराइज्ड बने हुए हैं उनका तोड़ रही हैं, तो नदीम जिन्होंने खान साहब, क्राइम तो क्या करा है। सरकार जो है वो कह रही है कि देखिए अनऑथराइज्ड मकान है उनको तोड़ा जा रहा है, तो क्या ये कहीं ना कहीं कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई आपको लगती है? अगर इस घर की जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, जहां प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा है, बंदूकें मिल रही हैं, तलवारें मिल रही हैं, सरकार कह रही है अनऑथराइज्ड है और साथ ही साथ हत्यारों का साथ देने वाले हैं, तो उसमें आपको लगता है, उसमें क्या आपको कोई शंका लगती है, संदेह लगता है कि सरकार को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो भी ये कार्रवाइयां हो रही हैं, इनमें कानून का कहीं कोई रोल नहीं है, रूल ऑफ द लॉ का कहीं कोई रोल नहीं है। अगर सिर्फ बुलडोजर से ही कार्रवाई होती तो सबसे पहले बुलडोजर जो है वो न्यायालयों पर चलना चाहिए, फिर उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमने इससे पहले भी इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर पे कार्रवाई देखी थी। आफरीन फातिमा के पिता के घर को तोड़ा गया था। आफरीन फातिमा के फादर के ऊपर जो 2 FIRs हुई, उनमें उनको जो बेल मिली है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा गया है कि उनके इन मामलों पर कोई उनका रोल नहीं था।
जबकि हमने ये भी देखा कि जावेद मोहम्मद का जो घर इलाहाबाद में इससे पहले कार्रवाई में तोड़ा गया था, वो घर उनकी मां परवीन फातिमा के नाम था। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया जावेद मोहम्मद को, मकान तोड़ दिया परवीन फातिमा का। तो ये इस बात से ये बिल्कुल साफ साबित होता है कि ये कार्रवाइयां बदले की कार्रवाइयां हैं। और इसमें अगर ये कहा जा रहा है कि इन बुलडोजर के चलने से न्याय व्यवस्था सुधरती है, तो हमारे जो बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं उनको एनसीआरबी का डेटा देख लेना चाहिए। जितना बुलडोजर चल रहा है उतना ही जो अपराधी हैं वो दुर्दांत घूम रहे हैं। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, पटना हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ साफ ये बात अपने ऑब्जर्वेशंस में लेटेस्ट कही है, जहां पर ये बुलडोजर की पिटीशंस गई हैं कि इसका मतलब ये है कि आप न्यायालय को बंद करके पूरी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। और इससे पहले जो भाजपा के सांसद जी बोल रहे थे कि वो डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये देश में एक संवैधानिक संकट है जिसमें आप एग्जीक्यूटिव बॉडी या पुलिस ही डिसाइड कर देगी कि कौन कार्रवाई करता है। और जो मुकदमे उन पे लगे हैं वो गलत हैं। नदीम खान साहब जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, और ये कहीं आज लग रहा है कि पुलिस को और प्रशासन को इतनी छूट मिल गई है कि वो बुलडोजर चलाएं, वो अपनी मर्जी से भी फिर बुलडोजर चलाएंगे, फिर जैसे लोग जल रहे हैं वैसी घटनाएं भी होंगी। लेकिन आईपी सिंह साहब, कहीं ना कहीं जनता ये भी मानती है कि अगर इस तरीके का कोई अपराधी है, हथियार उसके घर से बरामद हो रहे हैं, तलवारें उसके घर से निकल रही हैं, तो सरकार अगर उस पर कठोर कार्रवाई ना करे तो फिर क्या करे? अंकित जी, उत्तर प्रदेश पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करती है सरकार की इशारे पर, तो आपके घर में तोप मिल जाएगी, असलहे तो छोड़ दीजिए। ये वही सरकार है जो 6 वर्षों से है, 9 वर्ष केंद्र में हो गया, और ये कहती आ रही है कि अपराधी थर-थर कांपते हैं, अपराधी गले में पट्टा डाल के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमें थाने पर सरेंडर करें, कि हमें माफ कर दीजिए। गुंडे और अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमाएं छोड़ के चले गए हैं। तो उन्नाव में रेप करने वाले कौन लोग थे? कुलदीप सेंगर, जो प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, मुख्यमंत्री जी के साथ है, कुलदीप सेंगर कौन थे? स्वामी चिन्मयानंद कौन थे जी? आप देखिए, ये अपराध का ग्राफ लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 3,000 सर, लेकिन आप क्या अतीक अहमद और उनके साथियों पर जो कार्रवाई है उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, अपराधी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री जी पिछले 6 वर्षों से क्या कर रहे थे? न्यायालय करेगा। बात बिल्कुल सही है। और ये जो कुछ काम है आईपीसी सीआरपीसी के तहत, कार्रवाई तो न्यायालय के आदेश पे होगी ना। और अगर इतनी इलीगैलिटी है, तालिबानी कि वहां पर और इलीगल क्या कंस्ट्रक्शन है और घर टूटने की ऐसी बात है, तो क्या अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखीमपुर में टेनी साहब का घर जांच कराया? क्या उसमें कोई इलीगैलिटी तो नहीं है? उसकी बाउंड्री कोई बाहर पड़ी हुई है, उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता पड़ जाए? देखिए, चलिए हम मानते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल एक वज्र के रूप में हो रहा है। इसके बाद भी जो अपराधी इतना दुर्दांत है कि बिना आपने देखा जो घटना हुई है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, बिना मुंह को ढके हुए खुलेआम उन लोगों ने घटना की है। और उनको पता है कि सब जगह आजकल सीसी कैमरे, सर अपराधी कितना भी दुर्दांत हो वो तो कोर्ट को तय करना है ना, कोर्ट फांसी चढ़ाएगा। मैं और आप थोड़ी तय कर देंगे कि इसको अभी फांसी दे देनी चाहिए। इतनी सख्ती के बावजूद भी आप देखो ना, बीजेपी आप हिम्मत देखो ना, कोर्ट पर माननीय हाई पुलिस फोर्स के रहते हुए अगर किसी अपराधी, मैं आप सभी क्योंकि हम सब इकट्ठे बोल रहे हैं तो शायद हमारी बात जो है वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगी और समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए, कुल मिलाकर एक बड़ी सीधी सी बात है, अपराधियों में भय होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, अपराध कम होना चाहिए, पर उसका तरीका क्या है कि क्या पुलिस को, प्रशासन को ही अपराधी बना दिया जाए, कि उनको इतनी ताकत दे दी जाए कि वो कानून को बिना सोचे समझे जैसा उनका मन करे वैसा करें? और अपराधी अगर इतने खुले तौर पर इस तरह की हरकतें करेंगे तो उन पर लगाम कसने का क्या तरीका है? इसकी बात जरूर सोचनी पड़ेगी।